दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं आपके लिए शर्लक होम्स की एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर आया हूं। और उम्मीद है आपको पहले की तरह ये कहानी भी पसंद आएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, क्योंकि अब अगली कहानी जल्दी ही आने वाली है। तो आइए पहले ये कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है तीन शागिर्द। वो सन 1895 का साल था, जब कुछ घटनाओं के कोइंसिडेंट के कारण मुझे और शर्लक होम्स को अपने देश की महान यूनिवर्सिटी के इलाके में कुछ हफ्ते गुजारने पड़े। उस दौरान ही ये छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक अभियान हमारे सामने आया, जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। ऐसा कोई भी विवरण जिससे कि पाठक सही स्थान और व्यक्तियों को पहचान सकें जानबूझकर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इस शोकपूर्ण और दुखद घटना का खामोशी के साथ दब जाना ही अच्छा है। अन्यथा इससे जुड़े व्यक्तियों को खामखा ही मानसिक कलेश पहुंचता रहता और उनका जीना दूभर हो जाता। मैं इस घटना को केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि मेरे दोस्त की विलक्षण प्रतिभा की कुछ और जानकारी मिल जाए, जिसके लिए वो फेमस है। इसलिए मैं ये कहानी सुनाते हुए उन विवरणों से बचने का प्रयास करूंगा जिनसे सही स्थान और संबंधित व्यक्तियों को पहचान लिए जाने का खतरा हो। उन दिनों हम लाइब्रेरी के निकट एक सुसज्जित से आवास में रहते थे। एक शाम मिस्टर डिल्टल सोमेस नामक एक परिचित मिलने के लिए आया, जो कि कॉलेज ऑफ सेंट ल्यूक में शिक्षक और लेक्चरर था। मिस्टर सोमेस एक लंबा और नर्वस किस्म का जल्दी उत्तेजित हो जाने वाला आदमी था। मैंने उसे हमेशा ही बेचैन पाया, मगर उस दिन तो वो ऐसा बेचैन और परेशान था कि अपने आपे में ही नहीं लग रहा था। साफ पता चलता था कि कोई ना कोई अप्रत्याशित बात जरूर हुई है। मुझे विश्वास है मिस्टर होम्स कि आप मुझे अपने कीमती वक्त में से कुछ घंटे अवश्य देंगे। हमारे कॉलेज में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घट गई है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि इस मौके पर आप यहाँ हैं, वरना मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस वक्त तो मैं बहुत बिजी हूं और किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहता, मेरे मित्र ने जवाब दिया। मैं चाहूंगा कि आप मेरे बजाय पुलिस की सहायता लें। नहीं नहीं जनाब, ऐसा करना तो एकदम इम्पॉसिबल है, लेक्चरर बेचैनी के साथ बोला। एक बार कानून को बुला लिया तो फिर इस खबर को फैलने से बचाया नहीं जा सकेगा। कॉलेज की इज्जत के खातिर इस खबर को दबाना बहुत जरूरी है, ताकि कोई स्कैंडल ना होने पाए। आप सिर्फ एक जाने माने जासूस ही नहीं, बल्कि एक समझदार मानवतावादी भी हैं। इसलिए दुनिया में सिर्फ आप ही एक ऐसे अकेले आदमी हैं जो इस वक्त मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं मिस्टर होम्स कि आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन मेरे दोस्त के मूड में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने बेकर स्ट्रीट वाले चिर परिचित परिवेश से दूर था, जहां ना उसकी नोटबुक थी ना उसके केमिकल्स थे, जिसके बिना वो एक दुखी और परेशान सा आदमी था। इसलिए उसने लाचारी के साथ अपने कंधे झटक दिए, जबकि हमारा मुलाकाती आदमी अपनी उत्तेजित सी अवस्था में जल्दी जल्दी बोलता हुआ अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं आपको सारा किस्सा बताता हूँ मिस्टर होम्स। कल फोर्टेस्कू स्कॉलरशिप की पहली परीक्षा है। परीक्षकों में से एक मैं भी हूँ। मेरा सब्जेक्ट ग्रीक भाषा है और पहले पर्चे में ही ग्रीक अनुवाद का एक बड़ा सा अध्याय है जो किसी कैंडिडेट ने नहीं देखा हुआ है। लेकिन इस बात का आप भली प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एग्जामिनेशन पेपर में छपे इस अध्याय का पता किसी विद्यार्थी को पहले ही लग जाए तो उसे तैयारी करने में आसानी होगी। इसलिए पेपर्स को बड़ी सावधानी के साथ छुपा कर रखा जाता है। आज लगभग 3 बजे प्रिंटर के यहाँ से इस पेपर के प्रूफ आए। मुझे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक और सावधानी के साथ पढ़ना था, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई गलती या अशुद्धि ना रह जाए। 4:30 बजे तक तो मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उस वक्त अपने एक दोस्त के साथ चाय पीने का वादा किया हुआ था। लिहाजा मैं प्रूफ अपने डेस्क पर छोड़कर चला गया। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय तक मैं अनुपस्थित रहा। आप तो जानते ही हैं मिस्टर होम्स कि हमारे कॉलेज के दरवाजे डबल लगे हुए हैं। अंदर की तरफ हरे बनात का दरवाज़ा है और बाहर की तरफ भारी ओक का। जब मैं लौटकर बाहरी दरवाजे के पास पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसमें एक चाबी लगी हुई है।
एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि शायद मैं अपनी ही चाबी लगी भूल गया था, मगर अपनी जेब में देखी तो मेरी चाबी मेरे पास थी। जहां तक मैं जानता हूं, दूसरी चाबी मेरे नौकर बेनिस्टर के पास है, जो कि पिछले 10 साल से मेरी देखभाल कर रहा था और बड़े भरोसे का आदमी है। उसकी ईमानदारी पर किसी तरह का कोई शक नहीं किया जा सकता। मुझे पता चला कि चाबी उसी की थी और वो मेरे कमरे में चाय लेकर आया था, और बाहर निकालते वक्त वो असावधानी में अपनी चाबी दरवाजे में ही लगी छोड़ गया था। उसकी ये असावधानी पहले मौकों में तो नज़रअंदाज कर दी जाती, क्योंकि उससे आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन आज के दिन तो उसकी इस ज़रा सी भूल ने बड़े ही शोचनीय हालात पैदा कर दिए। जिस पल मेरी नज़र पड़ी, उसी पल मुझे पता चल गया कि किसी ने मेरे कागजातों को छेड़ा है। सबूत के तौर पर वे 3 लंबी पर्चियां, जिन्हें मैं वहां अच्छी तरह से सहेज कर रख गया था, वो बिखरी हुई थीं। एक फर्श पर पड़ी थी, एक खिड़की की साइड वाली मेज पर पड़ी थी, और तीसरी वहीं थी जहां मैं छोड़कर गया था। होम्स ने पहली बार हरकत की। तुम्हारा कहने का मतलब है कि पहली पर्ची फर्श पर पड़ी थी, दूसरी खिड़की की साइड वाली मेज पर, और तीसरी वहीं थी जहां तुम छोड़कर गए थे, है ना? वह बोला। बिल्कुल ऐसा ही था मिस्टर होम्स। आपने तो मुझे हैरान कर दिया। कैसे जान लिया आपने ये सब? उसे छोड़िए और अपने दिलचस्प वर्णन को चालू रखिए। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि शायद बेनिस्टर ने मेरे कागजातों को देखने, उनसे छेड़छाड़ करने का अपराध किया है, लेकिन उसने इस आरोप से साफ इनकार कर दिया, और मुझे इस बात का यकीन है कि वो सच बोल रहा है। इस हालात में यही सोचा जा सकता है कि कोई उधर से गुजर रहा था और उसे चाबी दरवाजे में लगी दिखाई दी। उसे यह भी मालूम था कि मैं बाहर गया हुआ हूँ। बस वो अंदर घुसा और उसने एग्जामिनेशन पेपर्स की उन पर्चियों को देखा। ये स्कॉलरशिप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत मोटी रकम दांव पर लगी हुई है। इसलिए कोई भी बेईमान किस्म का व्यक्ति अपने साथी से आगे रहने के लिए किसी भी किस्म का खतरा उठा सकता है। इस घटना से बेनिस्टर बुरी तरह परेशान हो गया था। जब उसे इस बात का पता चला कि क्वेश्चन पेपर्स में किसी तरीके की छेड़छाड़ की गई है और दोषी उसे समझा जा रहा है, तो वो लगभग बेहोश सा हो गया था। मैंने उसे थोड़ी सी ब्रांडी दी और एक कुर्सी पर उसे निढाल सा पड़ा छोड़कर कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। जल्द ही मुझे मालूम हो गया कि कमरे में अनुचित ढंग से घुसने वाले घुसपैठिए ने बिखरे हुए पेपर्स के अलावा अपनी उपस्थिति के कुछ और भी निशान छोड़े हैं। खिड़की के पास वाली टेबल पर पेंसिल को तेज करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि वहां पेंसिल की लकड़ी के छिलके पड़े हुए थे। लीड का टूटा हुआ एक टुकड़ा भी वहां पर पड़ा हुआ था। साफ जाहिर है कि उस बदमाश ने जल्दी जल्दी प्रश्न कॉपी करने की कोशिश की, और इस चक्कर में उसकी पेंसिल की नोक टूट गई। लिहाजा उसे पेंसिल को फिर से छीलने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत खूब। जैसे जैसे होम्स की इस केस में दिलचस्पी बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका खोया हुआ उत्साह वापस लौटने लगा, और वो बोला, लगता है सौभाग्य का देवता तुम पर बहुत प्रसन्न है। अभी उसे आगे भी तो सुनिए, मिस्टर सोमेश ने अपने आवेश में कहा। मैंने लिखने के लिए एक नई मेज ली है, जिसकी सतह पर बहुत शानदार किस्म का लाल चमड़ा चढ़ा हुआ है। मुझे मालूम है कि बेनिस्टर ने भी ये बात कसम खाकर कही कि चमड़े की सतह इतनी साफ और बेदाग थी कि उस पर कोई मामूली सा धब्बा तक भी नहीं था, कोई स्क्रैच तक नहीं था। लेकिन अब उसमें 3 इंच लंबा एक क्लीन कट लगा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, मेज पर मुझे काली मिट्टी की एक गेंद सी मिली, जिसमें बुरादे की चित्तियां सी चिपकी थीं। मुझे यकीन है कि ये सब निशान उसी व्यक्ति ने छोड़े हैं जिसने मेरे कागजात के साथ छेड़छाड़ की। इसके अलावा ना कोई कदमों के निशान मिले, ना कोई और निशान जिससे उस घुसपैठिए के बारे में कुछ मालूम हो सकता। मैं उस वक्त निराशा के गहरे समुद्र में डूबा हुआ था कि जब सौभाग्य से मुझे अचानक याद आया कि आप तो इन दिनों इसी शहर में ठहरे हुए हैं। मैं इस उम्मीद के साथ सीधा आपके पास चला आया कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। आप मेरी मुश्किल को समझ सकते हैं मिस्टर होम्स। या तो उस बदमाश का पता चल जाए या फिर इम्तहानों को मुलतवी किया जाए जब तक ये नए पेपर्स तैयार नहीं हो जाते। मगर ये काम बिना अपनी सफाई दिए नहीं किया जा सकता। ये भी हो सकता है कि इतनी सी बात को एक बहुत बड़े स्कैंडल का रूप दे दिया जाए। ऐसा हुआ तो मेरी ही नहीं, पूरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी।
इसलिए मैं चाहता हूं कि सारा मामला बड़ी खामोशी के साथ चुपचाप सुलझा दिया जाए। ये काम आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। होम्स ने खड़े होकर अपना ओवरकोट पहनते हुए कहा, वैसे भी ये केस दिलचस्पी से खाली नहीं है। जब क्वेश्चन पेपर्स के प्रूफ आपके पास आए थे, उस वक्त क्या कोई आपसे मिलने के लिए आपके कमरे में आया था? जी हाँ, दौलत राम नाम का एक नौजवान विद्यार्थी जो कि हिंदुस्तानी है, मुझसे एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए आया था। वो भी इस स्कॉलरशिप का इम्तिहान दे रहा है। जी हाँ। उस वक्त क्वेश्चन पेपर आपकी मेज पर थे? जहां तक मुझे यकीन है कि वो उस समय रोल किए हुए थे, लेकिन ये तो पहचाना जा सकता था कि वह प्रूफ हैं। शायद। और कोई कमरे में आया था? बिल्कुल नहीं। क्या किसी को मालूम था कि प्रूफ आने वाले हैं आपके पास? प्रिंटर के अलावा तो किसी को नहीं मालूम था। क्या आपके नौकर बेनिस्टर को यह बात मालूम थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बेनिस्टर इस वक्त कहाँ है? उस बेचारे गरीब की तो बहुत बुरी हालत हो रही है। मुझे आपके पास आने की जल्दी थी, इसलिए मैं उसे उस कुर्सी पर निढाल सा छोड़कर आया था। इसका मतलब है तुम अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ाए? लेकिन आने से पहले मैंने पेपर्स को ताले में बंद कर दिया था। तुम्हारे बयान से यह नतीजा निकलता है मिस्टर सोमेश कि अगर उस हिंदुस्तानी स्टूडेंट ने उस रोल को एग्जामिनेशन पेपर्स के प्रूफ के रूप में नहीं पहचाना, तो जिस आदमी ने भी उससे छेड़छाड़ की वो केवल संयोगवश ही उन तक पहुंच गया। होम्स बोला, बिना ये जाने कि वो वहां मौजूद हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, मिस्टर सोमेश ने कहा। ठीक है, होम्स ने कहा, चलकर देखते हैं। ये एक ऐसा केस है वॉटसन कि जिसमें तुम्हारी शारीरिक ताकत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे हल करने के लिए दिमागी ताकत की ज़रूरत है। फिर भी तुम साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। चलिए मिस्टर सोमेश, अब मैं पूरी तरह आपके अधिकार में हूँ। हमारे क्लाइंट के सिटिंग रूम की एक खिड़की उस पुराने कॉलेज के एक शैवाल युक्त मैदान की ओर खुलती थी। एक गोथिक टाइप के मेहराबदार दरवाजे से होकर हम पत्थर की घिसी पुरानी सीढ़ियों तक पहुंचे। ग्राउंड फ्लोर पर लेक्चरर का कमरा था। उसके ऊपर 3 विद्यार्थियों के कमरे थे, एक के ऊपर एक बने हुए। उस समय पूरी तरह छुटपुटा सा हो गया था जब हम इस समस्या के वास्तविक घटनास्थल पर पहुंचे। अचानक होम्स रुका और उसने खिड़की की तरफ गौर से देखा। फिर उसके निकट पहुंचा और पंजों के बल खड़े होकर और अपनी गर्दन को सारस की तरह लंबी करते हुए उसने कमरे के भीतर देखा। वो जरूर दरवाजे से ही दाखिल हुआ होगा, मिस्टर सोमेश ने कहा, क्योंकि इधर तो कोई सुराख तक नहीं है सिवाय उस टूटे कांच के। शायद आप ठीक कह रहे हैं, होम्स ने कहा, लेकिन कहते समय वो हमारे साथी की तरफ एक उचटती सी नजर डालता हुआ बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, अगर यहां से कुछ नहीं जाना जा सकता तो फिर भीतर चलना ही बेहतर है। लेक्चरर ने बाहरी दरवाजा खोला और अपने कमरे में ले गया। हम अभी एंट्रेंस पर ही थे जब होम्स ने फर्श पर बिछी कारपेट का गहराई से निरीक्षण किया। इस पर तो किसी तरह का कोई निशान नहीं है, होम्स ने कहा। बरसात का दिन होता तो निशान जरूर पड़ते, लेकिन ऐसे खुले मौसम में मुझे किसी किस्म के निशान मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। तुम्हारा नौकर नहीं दिखाई दे रहा? लगता है उसकी हालत काफी संभल गई है और वो यहां से चला गया। तुम उसे एक कुर्सी पर छोड़कर गए थे, यही बताया था ना तुमने? कौन सी कुर्सी पर? वहां, उस खिड़की के पास। समझा, इस छोटी सी मेज के पास। अब तुम लोग आ जाओ, मैंने कारपेट का निरीक्षण कर लिया है। पहले हम मेज को ही देखते हैं। जो कुछ भी यहां हुआ वो सब मुझे साफ दिखाई दे रहा है। वो घुसपैठिया कमरे में आया और उसने बीच की मेज पर से पेपर्स उठाए एक एक करके और उन्हें खिड़की के निकट ले गया, क्योंकि वहां से वह तुम्हें मैदान से आते हुए देख सकता था और समय रहते भाग सकता था। सच बात तो यह है कि वो मुझे नहीं देख सकता था, सोमेश ने कहा, क्योंकि मैं साइड के दरवाजे से आया था। ओह, ये बात। खैर, फिर भी खिड़की के पास खड़े होने के पीछे उसका उद्देश्य यही था। पर्चियों पर उंगलियों के निशान नजर नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, पर पहले इस पर्ची को वहां ले जाया गया और उसकी नकल की। इसकी नकल करने में उसे कम से कम 15 मिनट का समय तो लगा ही होगा। तब उसने इसे फेंका और दूसरी पर्ची उठाकर उसकी भी नकल करने लगा। वह उसकी नकल कर ही रहा था कि तुम्हारी वापसी ने
उसे जल्दी से भागने पर मजबूर कर दिया। उसे इतनी जल्दी के साथ भागने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उसे पर्चियों को पहले जैसी स्थिति में रखने का मौका भी नहीं मिला, और इस तरह तुम्हें उसकी उपस्थिति का पता चल गया। वैसे जब तुम बाहरी दरवाजे से अंदर घुसे तो तुम्हें किसी के तेजी के साथ सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज तो नहीं सुनाई दी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसी कोई आवाज सुनी हो। खैर, वो इतनी तेजी के साथ लिख रहा था कि उसकी पेंसिल टूट गई, और जैसा कि छिलकों को देखकर तुमने भी अनुमान लगाया था कि उसने उसे फिर से छीला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह पेंसिल साधारण पेंसिल नहीं थी, आम पेंसिलों से काफी बड़ी थी, और इसका सिक्का बहुत नरम था। रूपहली अक्षरों में बनाने वाली कंपनी का नाम छपा था। उसकी लकड़ी पर नीला रंग फिर चढ़ा हुआ था, और इस्तेमाल करते रहने के कारण उसका जो टुकड़ा बचा था वह कुल 1.5 इंच लंबा था। इस तरह की पेंसिल की तलाश करो मिस्टर सोमेश, और तुम्हें तुम्हारा मुजरिम मिल जाएगा। तुम्हारी तलाश को मैं और भी ज़्यादा आसान कर देता हूँ, ये बताकर कि जिस चाकू से उस आदमी ने पेंसिल छीली थी वो काफ़ी बड़ा है और उसकी धार भी कुछ तेज़ नहीं है। इस ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन ने मिस्टर सोमेश को कुछ हैरान कर दिया। मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, वो हैरानी से बोला, मगर इतनी ज़रा सी देर में आपने इतना सब कुछ कैसे जान लिया? होम्स ने छोटा सा छिलका उसे दिखाते हुए कहा। पूछा, क्या दिखाई दे रहा है? क्या देखना चाहिए मुझे? पलटकर सोमेश ने सवाल कर दिया। वॉटसन, उसे संबोधित करने की बजाय होम्स ने मुझे संबोधित करते हुए कहा। एन के ये 2 अक्षर जो लिखे हुए हैं, इनका क्या मतलब हो सकता है? तुम्हें शायद मालूम होगा। पेंसिल बनाने वाली कंपनी में जोहन फेवर का नाम सब लोग जानते हैं। खासियत को दर्शाने के लिए वह जोहन में डबल एन लगाता है। क्या इस छिलके को देखकर यह साफ अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस डबल एन की समाप्ति के बाद कितनी बड़ी पेंसिल बची होगी? उसने छोटी टेबल को थोड़ा सा बिजली की रोशनी की ओर सरकाया। मैं सोच रहा हूं कि जिस कागज पर वह लिख रहा था, अगर वह पतला होता तो इस मेज की पॉलिश की हुई उस सतह पर दवाओं का कोई ना कोई निशान तो जरूर उभरता, मगर इस पर मुझे कोई ऐसा निशान नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि यहां अब इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिल सकती। अब इस बीच वाली मेज को देखते हैं। इस पिरामिड जैसी आकृति के छोटे से मिट्टी के ढेले के बारे में जो तुमने मुझे बताया, उसी के मुताबिक इस पर बुरादे के कण भी चिपके हुए हैं। वाह, क्या बात है! ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और ये मेज पर मढ़े चमड़े में जो चीरा लगा है, जो शुरू में जरा सा स्क्रैच है और बाद में चीरा सा है, यानी बिल्कुल कट गया। मैं तुम्हारा आभारी हूं मिस्टर सोमेश कि आपकी वजह से मुझे इस बेहद दिलचस्प केस पर काम करने का मौका मिला। इस दरवाजे के पीछे क्या है? मेरा बेडरूम। ये घटना घटने के बाद क्या तुम इसके अंदर गए थे? नहीं, मैं फौरन आपके पास पहुंच गया। मैं उसे एक नज़र देखना चाहूंगा, होम्स ने कहा, फिर बेडरूम में घुसकर बोला। क्या खूबसूरत और पुराने ब्रिटिश अंदाज का बेडरूम है। मैं जब तक इसके फर्श का निरीक्षण ना कर लूं तब तक आप लोग प्लीज बाहर ही रहिएगा। नहीं, यहां कुछ नहीं है। आ जाइए आप लोग। इस पर्दे के पीछे क्या है? तुम शायद इसके पीछे अपने कपड़े टांगते हो। अगर किसी आदमी को इस कमरे में छुपने के लिए मजबूर होना पड़े तो वो निश्चित रूप से इसके पीछे ही छुपेगा, क्योंकि तुम्हारा पलंग बहुत नीचा है और अलमारी में भी खड़े होने की जगह नहीं है। मगर इस वक्त पर्दे के पीछे कोई नहीं होगा। होम्स ने पर्दा खींच दिया। उसके पीछे कोई छुपा हुआ नहीं था, बस खूंटियों में कुछ कपड़े टंगे हुए थे। वह मुड़ा और अचानक फर्श की ओर झुका। अरे वाह, ये क्या है? वो बोला। वह एक काली मिट्टी का पिरामिड जैसा ही ढेला था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि स्टडी रूम की मेज पर मिला था। होम्स ने उसे अपनी हथेलियों पर रखकर बिजली की रोशनी में देखा। तुम्हारे सिटिंग रूम के साथ साथ बेडरूम में भी घुसपैठिए ने अपनी उपस्थिति के निशान छोड़े हैं मिस्टर सोमेश, होम्स ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मेरे बेडरूम में उसे किस चीज की तलाश हो सकती है? इस बात को तो मैं पहले ही साफ कर चुका हूं। तुम एक दूसरे रास्ते से वापस लौट कर आए, इसलिए उसे तुम्हारे आने का तब तक पता न चल सका जब तक कि तुम ठीक दरवाजे पर ही नहीं पहुंच गए। ऐसी हालत में वह उसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता था कि वह फुर्ती में तुम्हारे बेडरूम में घुसकर अपने आप को छुपा ले।
माय गॉड मिस्टर होम्स, क्या आप कहना चाहते हैं कि जिस दौरान मैं अपने कमरे में बैनिस्टर से बात कर रहा था, उस दौरान वो आदमी मेरे बेडरूम में बंद था? अगर मालूम होता तो उसे पकड़ न लिया जाता उसी वक्त? होम्स ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल में उस आदमी के पास एक और भी विकल्प था मिस्टर होम्स, सोमेश ने कुछ सोचकर कहा। मैं नहीं जानता कि आपने मेरी बेडरूम की खिड़की पर गौर किया या नहीं। देख लिया है मैंने। उसका एक पल्ला कब्जे पर झूल रहा है और उसमें से कोई भी आदमी आसानी से आ जा सकता है। यही बात मैं कहना चाहता था, मिस्टर सोमेश ने अपने शब्दों पर बल देते हुए कहा। वो खिड़की है भी ऐसे कोण पर कि बाहरी मैदान की तरफ से पूरी दिखाई भी नहीं देती। मेरा ख्याल है कि वो घुसपैठिया उस खिड़की के रास्ते ही अंदर घुसा होगा और बेडरूम से होता हुआ सिटिंग रूम में। नहीं, होम्स ने तेजी के साथ अपने सिर को हिलाते हुए कहा, यह मामला नहीं है। मुझे याद है कि तुमने कहा था कि उसी इमारत में 3 शागिर्द यानी विद्यार्थी भी रहते हैं और अपने कमरे तक जाने वाली सीढ़ियों तक आने जाने के लिए उन्हें तुम्हारे दरवाजे के आगे से गुजरना पड़ता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या वो तीनों विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप वाली परीक्षा में शामिल हैं? जी हाँ, शामिल हैं। क्या तुम्हें उनमें से किसी एक पर दूसरों की बनिस्बत कुछ ज्यादा शक तो नहीं है? इस सवाल पर सोमेश कुछ हिचकिचाया। ये बड़ा नाजुक सवाल है, वो बोला। मैं समझता हूं कि जब तक कोई सबूत हाथ में ना हो तब तक किसी पर भी शक करना मुनासिब नहीं है। तुम अपने शक के बारे में बताओ, सबूत तो मैं तलाश कर लूंगा। ठीक है, मैं आपको कम से कम शब्दों में ऊपर के कमरे में रहने वाले तीनों विद्यार्थियों के चरित्र के बारे कि कौन कैसा है। पहली मंजिल पर तो गिलक्रिस्ट रहता है। वे एक विद्वान विद्यार्थी ही नहीं बल्कि एक अच्छा एथलीट भी है। कॉलेज की रग्बी टीम और क्रिकेट टीम में खेलता है। लॉन्ग जंप और हर्डल रेस में भी उसने कई इनाम जीते हैं। वो एक अच्छे व्यक्तित्व का अच्छा आदमी है, लेकिन उसका बाप बड़ा ही बदनाम और जुएबाज था। रेस के मैदान में अपना सब कुछ लुटाकर दाने दाने को मोहताज हो गया था। ये होनहार व्यक्ति उसी बदनाम सर जावेज गिलक्रिस्ट का बेटा है, जिसने अपना सब कुछ गंवाकर बेटे को घोर गरीबी के अंधेरे में धकेल दिया। मगर वह है बहुत ही समझदार और मेहनती। मुझे उम्मीद है कि वह बहुत तरक्की करेगा। अगले के बारे में बताओ। दूसरी मंजिल पर वो इंडियन दौलतराम रहता है, बहुत ही खामोश और अपने आप में गुम रहने वाला। सारे इंडियंस ऐसे ही होते हैं, मगर दौलतराम है बड़ा मेहनती और होशियार, सारे सब्जेक्टों में माहिर। बस उसकी ग्रीक भाषा ही कमजोर है। वैसे आदमी दृढ़ निश्चयी और तरीके से काम करने वाला है। अब तीसरे के बारे में बताओ। तीसरा है माइल्स मैक्लारिन। वह सबसे ऊपर की मंजिल में रहता है। बहुत ही प्रतिभाशाली और मेहनती आदमी है। अगर किसी काम में जुट जाए तो तब तक भूत की तरह जुटा रहता है जब तक कि काम खत्म ना हो जाए। बस एक ही खराबी है कि सड़क छाप आवारागर्द छोकरों जैसा गैर जिम्मेदार है। उन आदतों की वजह से तो उसे कॉलेज से निकाल देने तक की नौबत आ गई थी। इतना गैर जिम्मेदार है कि अपनी पर आ जाए तो महीनों किताब को हाथ भी नहीं लगाएगा। इसलिए इस एग्जामिनेशन के चक्कर में वो कुछ परेशान सा भी है। इसका मतलब है कि तुम्हारा शक पूरी तरह उसी पर है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इन तीनों में वही कुछ थोड़ा सा अलग किस्म का है। ये बात है। खैर, कोई बात नहीं। फिलहाल तो मिस्टर सोमेश, मैं तुम्हारे नौकर बैनिस्टर से मिलना चाहूंगा। बैनिस्टर को बुलाया गया। वह उलझे हुए बालों वाला लगभग 50 साल का एक ऐसा व्यक्ति था जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और दाढ़ी मूछ साफ थी। वह अपनी रोजाना की शांत दिनचर्या में आई हुई उस भयावह गड़बड़ी से अभी भी परेशान था। उसके चेहरे पर अभी भी परेशानी के भाव थे और उंगलियां बेचैनी से कांप रही थीं। हम लोग उस दुखद कांड की छानबीन कर रहे हैं बैनिस्टर, मिस्टर सोमेश ने कहा। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो भी कुछ पूछा जाए उसका सही सही जवाब देना है तुम्हें, समझे? यस सर। मुझे पता चला था कि तुम अपनी चाबी दरवाजे में लगी भूल गए थे, होम्स ने पूछा। क्या ये सच है? यस सर। क्या ये हैरानी की बात नहीं कि तुमसे भूल ठीक उसी दिन हुई जब वो इम्पोर्टेंट पेपर्स अंदर थे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी सर।
मगर ऐसी भूल मुझसे पहले भी कई बार हुई है। तुम कमरे में कितने बजे दाखिल हुए थे? तकरीबन 4:30 बजे थे। मैं मिस्टर सोमेश के लिए चाय लेकर आया था। तुम कमरे में कितनी देर रहे? जब मैंने देखा कि वो यहाँ नहीं है तो मैं फौरन ही बाहर निकल आया। क्या तुमने मेज पर रखे पेपर्स को देखा था? नहीं सर, कतई नहीं। दरवाजे में लगी चाबी को कैसे भूल गए? मेरे हाथ में चाय की ट्रे थी। मैंने सोचा कि लौटकर चाबी निकाल लूंगा, मगर बाद में मैं भूल गया। क्या बाहरी दरवाजे में स्प्रिंग लॉक लगा हुआ है? नहीं सर। तब तो ये हर वक्त तो खुला ही रहता होगा। यस सर। कमरे में से कोई भी आराम से बाहर जा सकता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि कमरे से बाहर निकलने के लिए उसे चाबी की जरूरत नहीं है। यस सर। मिस्टर सोमेश ने लौटने के बाद जब तुम्हें बुलाकर पूछताछ की तब तो तुम बड़े परेशान हुए होगे। यस सर। इतने सालों से मैं यहाँ हूँ, लेकिन ऐसी पहले बात कभी नहीं हुई। इनकी बात सुनकर तो मुझे गश्त सा आ गया था। जब तुम्हें गश्त सा आने लगा उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं कहाँ था? क्यों? यहीं दरवाजे के पास ही था। क्योंकि तुम वहाँ वो सामने के कोने वाली कुर्सी पर जा बैठे थे। ये बीच में जो कुर्सियाँ थीं, तुम इनमें से ही किसी पर क्यों नहीं बैठ गए? मुझे नहीं मालूम कि मैं वहां जाकर क्यों बैठ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर होम्स कि ये कहाँ बैठा, मिस्टर सोमेश ने कहा। ये बेचारा तो उस वक्त अपने आपे में ही नहीं था। मिस्टर सोमेश के यहां से जाने के बाद भी तुम यहां रुके थे? होम्स ने मिस्टर सोमेश की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। बाद में कितनी देर तक रुके रहे तुम? ज़्यादा नहीं, बस यही कोई 1 मिनट के आसपास। उसके बाद मैंने दरवाजे को ताला लगाया और अपने कमरे में चला गया। तुम्हें किसी पर शक है? नो सर, मुझे यकीन नहीं आता कि इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति अपने ज़रा से फ़ायदे के लिए ऐसी बेहुदा और घटिया हरकत करेगा। कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो, होम्स ने कहा। लेकिन थोड़ा रुको, इस मामले के बारे में तुम्हारी ऊपर की मंजिल पर रहने वाले 3 विद्यार्थियों से तो कोई बात नहीं हुई? बिल्कुल नहीं सर, इस बारे में मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तुम उन तीनों में से किसी से मिले भी नहीं? नो सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। हम मिस्टर सोमेश हम लोग बाहर कोर्टयार्ड में चलकर चहलकदमी करते हैं। रात के घिरते हुए अंधेरे में रोशनी के 3 चौकोर टुकड़े ऊपर की मंजिल पर चमकते नजर आए। तुम्हारे तीनों पंछी अपने घोंसले में हैं, होम्स ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा। अरे ये क्या, लगता है इनमें से एक तो कुछ ज्यादा ही बुरी तरह बेचैन है। ये वही हिंदुस्तानी था जिसकी काली छाया खिड़की पर पड़ रही थी। वो तेजी के साथ अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। मैं इन तीनों से मिलना चाहूंगा, होम्स ने कहा, लेकिन इन्हें हमारे नाम वाम कुछ ना बताए जाएं। कोई बात नहीं, आइए हमारे साथ, सोमेश ने कहा और हम उसके साथ चल दिए। हमने गिलक्रिस्ट के दरवाजे पर दस्तक दी और एक लंबे और दुबले से युवक ने दरवाजा खोला और मिस्टर सोमेश को देखकर अंदर आने का निमंत्रण दिया। उसके कमरे में मध्य युग के जमाने के बर्तनों के कुछ डुप्लीकेट रखे हुए थे। उन्हीं में से एक पर होम्स मोहित हो गया और अपनी नोटबुक में उसका डिजाइन उतारने लगा, लेकिन ड्राइंग करते समय उसकी पेंसिल टूट गई तो उसने गिलक्रिस्ट से उसकी पेंसिल उधार मांगी और फिर चलने से पहले उसने अपनी पेंसिल की नोक बनाने के लिए उसका चाकू मांगा। यही किस्सा उसे इंडियन स्टूडेंट के सामने भी दोहराया गया, जो एक खामोश किस्म का मुड़ी हुई नाक वाला व्यक्ति था। वह खामोशी के साथ तिरछी नजरों से हमें देखता रहा और उस समय वाकई खुश सा दिखाई दिया जब होम्स का काम उसे खत्म होता दिखाई दिया। मैं नहीं कह सकता था कि इन दोनों मामलों में से किसी में भी होम्स को वो सुराग मिला होगा जिसकी उसे तलाश थी। तीसरे दरवाजे पर जरूर नया तजुर्बा हुआ। हमारी दस्तक के जवाब में वो दरवाजा नहीं खुला, बल्कि उसके पीछे से भद्दी सी गालियां देती हुई एक गुस्सैल सी आवाज आती सुनाई दी। मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन हो, पर जो भी हो यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। कल एग्जाम है, इसलिए मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं। अब भाग जाओ यहाँ से। हम वहां से लौट पड़े। बदतमीज आदमी, मिस्टर सोमेश ने सफाई सी देते हुए हमारे साथ सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। यह ठीक है कि उसे यह नहीं मालूम था कि दस्तक मैंने दी है,
अपना कोई दोस्त समझा था वो, लेकिन फिर भी उसे इस बेहुदा ढंग से नहीं बोलना चाहिए। इन हालात में उसका ये व्यवहार संदेहजनक है। मगर होम्स की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक थी। क्या तुम मुझे उसका सही कद बता सकते हो? उसने पूछा। सही कद तो मुझे उसका नहीं मालूम मिस्टर होम्स, मगर वह हिंदुस्तानी से तो लंबा है, लेकिन गिलक्रिस्ट जैसा लंबा नहीं है। शायद 5 फुट 6 इंच के करीब होगा। ये जानना मेरे लिए जरूरी था, होम्स ने कहा। और अब मिस्टर सोमेश, मैं तुमसे विदा। इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।